क्या संसद में महिलाओं के अधिकार की लड़ाई चल रही है या 2027 और 2029 के चुनावों की शतरंज बिछ चुकी है? क्या समाजवादी पार्टी सच में पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं की आवाज उठा रही है या यह सिर्फ नया वोट बैंक नैरेटिव है? क्या बीजेपी महिला आरक्षण लागू कर महिला वोटरों को साधना चाहती है? आखिर अखिलेश यादव ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि सदन गर्मा गया? अमित शाह ने ऐसा कौन सा जवाब दिया जिस पर सत्ता पक्ष ठहाके लगाने लगा? मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती है। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। क्या मुलायम सिंह यादव की 1999 वाली लाइन आज फिर जिंदा हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महिला आरक्षण बिल भारत की राजनीति बदल देगा या जाति और धर्म की राजनीति इसे फिर उलझा देगी? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने संसद से लेकर उत्तर प्रदेश की गलियों तक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया, अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण का कानून नहीं रहा, बल्कि यह बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी वैचारिक और चुनावी लड़ाई बन चुका है। लोकसभा में जब इस कानून के लागू होने से जुड़े संशोधन और 2029 में लोकसभा तथा विधानसभा में 33% महिला आरक्षण की चर्चा शुरू हुई, तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो ये बताइए कि पिछड़ी महिलाओं का हिस्सा कहां है, मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी कहां है, सामाजिक न्याय कहां है? उन्होंने सरकार से पूछा कि अगर नियत साफ है तो जनगणना क्यों नहीं करवाई जा रही, परिसीमन क्यों टाला जा रहा है और लागू करने की तारीख इतनी दूर क्यों रखी जा रही है? अखिलेश यादव के इस हमले ने सदन में बहस को अचानक तेज कर दिया। सत्ता पक्ष ने इसे महिला अधिकारों का विरोध बताया, जबकि विपक्ष ने कहा कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि अधूरे ढांचे के खिलाफ है। यहीं से असली राजनीतिक तूफान शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी का तर्क साफ है, अगर बिना सब कोटे के महिला आरक्षण लागू होगा तो उसका सबसे बड़ा लाभ वही महिलाएं लेंगी जो पहले से ही मजबूत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवार से आती है। यानी बड़े घरानों की बेटियां, पत्नियां, बहुएं टिकट पाएंगी, लेकिन गांव की गरीब पिछड़ी महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला फिर लाइन में पीछे रह जाएगी। समाजवादी पार्टी इसे सामाजिक न्याय बनाम प्रतीकात्मक न्याय की लड़ाई बता रही है। अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग निर्णायक शक्ति है। अगर वे इस मुद्दे को ओबीसी सम्मान से जोड़ देती है तो बीजेपी के महिला नैरेटिव को चुनौती दी जा सकती है। यही कारण है कि उन्होंने लोकसभा में सिर्फ बिल का विरोध नहीं किया, बल्कि सीधे पूछा कि सरकार जनगणना और परिसीमन में देरी क्यों कर रही है, क्योंकि महिला आरक्षण के लागू होने की पूरी प्रक्रिया जनगणना और परिसीमन से जुड़ी हुई है। यानी कानून पास है, लेकिन जमीन पर कब उतरेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है। बीजेपी का कहना है कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक हिस्सेदारी देना सामाजिक क्रांति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले इस कानून को नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक बता चुके हैं। बीजेपी जानती है कि महिला वोटर अब भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति बन चुकी है। कई राज्यों में महिला मतदाता प्रतिशत पुरुषों के बराबर या उससे अधिक पहुंच चुका है। उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, शौचालय, घर, गैस, आयुष्मान, बैंक खाते जैसी योजनाओं के जरिए बीजेपी पहले से ही महिला मतदाताओं तक पहुंच बना चुकी है। महिला आरक्षण बिल उस रणनीति का अगला और सबसे बड़ा राजनीतिक चरण है। बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि हमने सिर्फ योजनाएं नहीं, हमने सत्ता में भागीदारी भी दी। यही वजह है कि जब अखिलेश यादव ने सदन में मुस्लिम महिलाओं और पिछड़ी महिलाओं के लिए अलग सब कोटे की मांग उठाई तो गृह मंत्री अमित शाह ने तेज जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है।
उन्होंने तंज भरे अंदाज में विपक्ष पर हमला बोला और ऐसा कटाक्ष किया कि सत्ता पक्ष की सीटों से ठहाके गूंज उठे। बीजेपी ने तुरंत ये नैरेटिव बनाया कि विपक्ष महिला अधिकारों के मुद्दे को धर्म और जाति में बांटना चाहती है। अमित शाह का जवाब सिर्फ कानूनी नहीं था, राजनीतिक भी था। बीजेपी जानती है कि धर्म आधारित आरक्षण का मुद्दा उठाते ही वो राष्ट्र और संविधान की रक्षा के नैरेटिव पर आ जाती है, जहां उसे राजनीतिक लाभ मिलता है। यही कारण है कि शाह ने इस बहस को तकनीकी मुद्दे से उठाकर वैचारिक लड़ाई में बदल दिया। अब इस पूरे विवाद ने अचानक एक पुराना अध्याय भी खोल दिया है। 1999 का, जब महिला आरक्षण बिल पहली बार बड़े स्तर पर चर्चा में आया था, तब मुलायम सिंह यादव ने इसे मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ साजिश बताया था। उनका कहना था कि बिना अलग हिस्सेदारी के ये बिल सिर्फ ऊंचे वर्ग की महिलाओं को फायदा देगा। आज 2026 में वही लाइन लगभग नए शब्दों में फिर सुनाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय मुलायम सिंह थे, आज अखिलेश यादव हैं। उस समय समाजवादी पार्टी संसद में महिला आरक्षण बिल को रोकने की सबसे बड़ी ताकतों में थी। आज भी वही पार्टी कह रही है कि बिल अधूरा है, यानी समाजवादी राजनीति की मूल लाइन बदली नहीं है। सामाजिक न्याय पहले, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बाद में। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की जनता भी अब वही सोच रही है? क्योंकि 1999 का भारत और 2026 का भारत अलग है। आज महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है, रोजगार की आकांक्षा बढ़ी है, पंचायतों में महिला नेतृत्व सामने आया है, शहरी और ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। आज बहुत सी महिलाएं सिर्फ जाति या परिवार के आधार पर वोट नहीं करती, बल्कि अपनी सुविधाओं, सुरक्षा, सम्मान और अवसरों के आधार पर निर्णय लेती है। बीजेपी इसी बदले हुए भारत पर दांव लगा रही है। उसे लगता है कि अगर वो महिला वोटरों को एक बड़े सामाजिक वर्ग के रूप में जोड़ लेती है, तो जातीय समीकरण कमजोर पड़ सकते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां समाजवादी पार्टी जातीय समीकरणों पर मजबूत मानी जाती है। यूपी की राजनीति में यह मुद्दा विस्फोटक इसलिए है क्योंकि यहाँ यादव, गैर यादव, ओबीसी, दलित, मुस्लिम और महिला वोटर सब अलग अलग असर डालते हैं। अगर समाजवादी पार्टी ये साबित कर देती है कि बीजेपी ने पिछड़ी महिलाओं के साथ अन्याय किया है, तो उसे लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर बीजेपी ये साबित कर देती है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती और सिर्फ बहाने बना रही है, तो महिला वोटर बीजेपी की तरफ और मजबूती से जा सकती है। यही वजह है कि संसद की बहस असल में यूपी 2027 की शुरुआती जंग बन चुकी है। अब समझिए बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है। बीजेपी महिला आरक्षण को सिर्फ कानून की तरह नहीं, भावनात्मक अभियान की तरह पेश करेगी। गांव-गांव में कहा जाएगा कि पहली बार बेटियों को विधानसभा और संसद तक पहुंचाने का रास्ता मिला। महिला मोर्चा, बूथ स्तर की महिला कार्यकर्ता, लाभार्थी वर्ग सब मिलकर इसे अभियान बनाएंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कहेगी कि ये आरक्षण नहीं, छलावा है, क्योंकि लागू 2029 से होगा, उसमें पिछड़ों का हिस्सा नहीं है और बीजेपी सिर्फ चुनावी लाभ चाहती है। यानी दोनों पार्टियां एक ही कानून को अलग अलग चश्मे से जनता को दिखाएगी। अब बात करते हैं आखिर मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा क्यों उठा। समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय भी है। अगर वो मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करेगी तो यह संदेश जाता है कि पार्टी समुदाय के राजनीतिक हिस्से की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन बीजेपी इसे तुरंत धर्म आधारित आरक्षण की बहस में बदल देगी, जहां विपक्ष रक्षात्मक हो जाता है। यही संसद में भी हुआ। अमित शाह ने संवैधानिक आधार पर हमला किया और विपक्ष को घेरा। अब सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को अलग कोटा संभव है? भारत के संवैधानिक ढांचे में धर्म आधारित सीधा आरक्षण बहुत विवादित और कानूनी चुनौतियों वाला मुद्दा है। इसीलिए बीजेपी इस मांग को आसानी से खारिज कर सकती है, मगर राजनीतिक रूप से विपक्ष इसे प्रतिनिधित्व के सवाल के रूप में उठाता रहेगा। अब बात लागू होने की तारीख 2029 क्यों चर्चा में है? क्योंकि सरकार ने साफ किया है
कि जनगणना और परिसीमन के बाद नई सीट संरचना में ये लागू होगा। विपक्ष पूछ रहा है कि जनगणना समय पर क्यों नहीं हुई, परिसीमन कब होगा, क्या ये कानून सिर्फ घोषणा बनकर रह जाएगा? यही सवाल जनता भी पूछ रही है। अगर 2027 यूपी चुनाव तक ये लागू नहीं होता तो बीजेपी इसे वादा और संकल्प के रूप में पेश करेगी, जबकि विपक्ष कहेगा कि यह सिर्फ पोस्टर पॉलिटिक्स है। लेकिन राजनीति में प्रतीक भी बहुत ताकतवर होता है। कई बार जो कानून तुरंत लागू नहीं होते, उनका संदेश चुनाव जितवा देता है। बीजेपी शायद इसी पर भरोसा कर रही है। बंगाल जैसे राज्य में भी इसका असर दिख सकता है। वहां ममता बनर्जी खुद महिला नेतृत्व का बड़ा चेहरा है। बीजेपी कह सकती है कि हमने महिलाओं को संवैधानिक भागीदारी दी, जबकि तृणमूल कहेगी कि हमने महिलाओं को जमीन पर योजनाएं दी। यूपी में समाजवादी पार्टी कहेगी कि हमने सामाजिक न्याय की आवाज उठाई। बीजेपी कहेगी कि हमने महिला सम्मान दिया। यानी एक कानून कई राज्यों में अलग अलग चुनावी नैरेटिव बन चुका है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जनता किसे सही मानेगी। अगर महिला मतदाता इसे अपने सम्मान और अवसर के रूप में देखती है तो बीजेपी को बड़ा लाभ हो सकता है। अगर पिछड़ा वर्ग इसे बिना हिस्सेदारी वाला मॉडल मानता है तो विपक्ष को जगह मिल सकती है। अगर लागू होने में देरी होती है तो विपक्ष सवाल उठाता रहेगा। अगर सरकार प्रक्रिया तेज करती है तो बीजेपी इसे उपलब्धि बना देगी। यानी इस मुद्दे की राजनीति अभी लंबी चलेगी। संसद की बहस तो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म 2027 यूपी चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव में चलेगी। लेकिन इसी बीच एक और दिलचस्प पहलू है। क्या पार्टियां सच में नई महिलाओं को टिकट देंगी या फिर नेता अपनी पत्नी, बेटी, बहू और रिश्तेदारों को सीट देंगे? अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष कहेगा कि ये परिवारवाद का नया संस्करण है। अगर जमीन से नई महिला नेता उभरती है तो ये कानून ऐतिहासिक साबित होगा। इसीलिए असली परीक्षा कानून पास होने की नहीं, टिकट वितरण की होगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत राजनीति ने पहले ही दिखाया है कि महिलाएं मौका मिलने पर मजबूत नेतृत्व देती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत राजनीति में पहले ही दिखाया है कि महिलाएं मौका मिलने पर मजबूत नेतृत्व दे सकती है। अब विधानसभा और संसद में वही प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। लेकिन जाति, धर्म, परिवारवाद और संगठन क्षमता सब इसमें असर डालेंगे। अंत में निष्कर्ष साफ है, महिला आरक्षण बिल अब सिर्फ महिला बिल नहीं रहा। ये बीजेपी के लिए महिला वोट बैंक का सबसे बड़ा हथियार है। समाजवादी पार्टी के लिए ये सामाजिक न्याय की नई लड़ाई है। अखिलेश यादव इस मुद्दे से पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग को जोड़ना चाहते हैं। अमित शाह इसे संविधान और महिला सम्मान की लड़ाई बना रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की पुरानी लाइन फिर जिंदा हो चुकी है। लेकिन नया भारत नया फैसला करेगा। क्या महिलाएं जाति से ऊपर उठकर वोट करेंगी? क्या पिछड़ी महिलाओं का सब कोटा भविष्य में जुड़ सकता है? क्या बीजेपी को उत्तर प्रदेश 2027 में इसका फायदा मिलेगा? क्या समाजवादी पार्टी इस मुद्दे से बीजेपी को घेर पाएगी? और क्या 2029 में सच में संसद की तस्वीर बदल जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि ये बहस अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो इसकी शुरुआत है।